सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो इस चैप्टर को भी हम लोग पिछले चैप्टर की तरह पढ़ेंगे। सबसे पहले माइंड मैप से देखेंगे, उसके बाद सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो यार, इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में उसमें क्या पढ़ना है, ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे उसका, फिर उस ऑब्जर्वेशन का एक्सप्लेनेशन पढ़ना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैथोड रेस के बारे में। उसके बाद एक ये टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ ई बाई एम, यानी कि चार्ज बाई मास का डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर थोड़ा सा थर्मियोनिक इमेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक जैसे ये वाला भी टॉपिक है कि इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो करंट, ठीक है, यानी कि इन सब का ग्राफ रहता है, ठीक है, ये किसका, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और फोटो करंट का क्या इफेक्ट होता है और पोटेंशियल ऑन फोटो करंट, तो इन सब का ग्राफ के तौर पर पढ़ना है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये सब पढ़ना था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो लॉ होते हैं, लॉज हैं, जैसे कि आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, यानी कि आइंस्टीन ने जो लॉ दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, तो उसके बारे में पढ़ना है। फिर एक आएगा टॉपिक रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, वी नॉट और वी नॉट क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये जो है म्यू, ये फ्रीक्वेंसी का साइन है। उसके बाद थर्ड टॉपिक हम लोग इस चैप्टर पढ़ेंगे, और इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है, इस टॉपिक्स के बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत ही ईजी वे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग को मतलब कि वीडियो ख़त्म होने के बाद आप लोगों को कहीं डाउट नहीं रह जाएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बारे में, ठीक है। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी में हम लोग पढ़ेंगे फोटोन इंटेंसिटी के बारे में। फिर उसके बाद फोटो सेल एक टॉपिक है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन क्या होता है कि जो वेव, मतलब कि जो लाइट है उसमें पार्टिकल नेचर होता है और वेव नेचर होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। तो हो सकता है वीडियो 2 पार्ट में बने, तो देखते हैं आज हम लोग कितना पढ़ेंगे। तो एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो इसी से ये लॉज पूरे बने हुए हैं, ठीक है। फिर उसका प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ना है। उसके बाद फोटो सेल और डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट। और देखो हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दे रहे हैं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कहाँ थे। देखो इस टॉपिक में थोड़ा सा ये इसके बारे में आता है, और इसमें से एक आध दो ठो काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी वाला ऐसा कुछ ग्राफ पूछता है। और फिर उसके बाद ये जो रिलेशन है ना म्यू नॉट और स्टॉपिंग पोटेंशियल का, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो एनर्जी का फॉर्मूला एक होता है ना, तो उसके बारे में, और फोटोन का फॉर्मूला, इंटेंसिटी का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल मिला जुला के ये 2-3 टॉपिक ही सबसे इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन सिर्फ 90% क्वेश्चन उधर ही से बनते हैं। अब देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, क्या फोटो इलेक्ट्रिक होता क्या है, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल बाय सूटेबल रेडिएशन। जैसे कि ये कोई सरफेस है ना, इस पे हम लोगों ने कोई रेडिएशन डाल दिया, ठीक है, एक किसी मान लो कोई रेडिएशन डाल दिया। अब इसके बाद यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक, तो उसी को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये जो इलेक्ट्रॉन निकला, इमिटेड इलेक्ट्रॉन, इसको कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। और फिर उसके बाद अब इसमें जब इलेक्ट्रॉन निकला तो फिर उसके बाद इसमें करंट प्रोड्यूस होगा। तो इस करंट को ही, इसमें जो मेटल में जो करंट प्रोड्यूस होगा वो होता है फोटो करंट, ठीक। तो देखो अब हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशन के बारे में देखते हैं। देखो ये एक ग्लास का ट्यूब है ना, इसके अंदर वैक्यूम है, ये वैक्यूम है, और ये एक कैथोड है, और यहाँ पे एनोड है, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोड्यूस किया जाएगा तो, और इस पर देखो सबसे पहला कंडीशन देख लो, प्रेशर है 10 mmHg, ठीक है, सबसे पहले इसका प्रेशर है 10 mmHg। अब इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी बहेगी वहाँ पे फिर एक पॉजिटिव कॉलम बनेगा, ठीक है, एक पॉजिटिव कॉलम पूरा कैथोड से एनोड की तरफ एक पॉजिटिव कॉलम। अभी क्यों क्या मत पूछो, बस जो बोल रहे हैं वो समझ लो, उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगेगा। सबसे पहली कंडीशन ऑब्जर्वेशन में प्रेशर 10 mmHg है, और इलेक्ट्रिसिटी जब इस वैक्यूम ट्यूब में बहाई गई, मतलब कैथोड से एनोड की प्लेट है, तो कैथोड से एनोड की तरफ एक पॉजिटिव कॉलम बना। फिर दूसरे कंडीशन में जब प्रेशर 3 mmHg कर दिया गया, ठीक है, कुछ और नहीं बदला गया, सिर्फ प्रेशर 3 mmHg हुआ,
तो फिर देखो कैथोड की तरफ एक ग्लो आया, उसको कहते हैं कैथोड ग्लो। और फिर उसके बाद एक खाली स्पेस आ गया जिसको हम लोग कहते हैं फैराडे डार्क स्पेस। और पॉजिटिव कॉलम जो पहले और थोड़ा सा दूर तक था, अब वो घट चुका है पॉजिटिव कॉलम। फिर उसके बाद प्रेशर को हम लोगों ने और कम किया, 3 से 1 mmHg कर दिया। अब फिर कैथोड की तरफ एक आया क्रूक डार्क स्पेस, ठीक है, एक क्रूक डार्क स्पेस कैथोड की तरफ आ गया और कैथोड ग्लो थोड़ा सा खसक गया। देखो कैथोड ग्लो सबसे पहले एकदम कैथोड पे था, फिर कैथोड ग्लो जो कैथोड से थोड़ी दूर आया, फैराडे डार्क स्पेस भी थोड़ा सा पहले से थोड़ा सा दूर हो गया, ठीक है। तो फिर उसका पॉजिटिव कॉलम का भी जो स्पेस था वो भी कम हो गया। उसके बाद प्रेशर हम लोगों ने और घटा दिया, प्रेशर जो अब हो गया 0.1 mmHg। अब देखो प्रेशर एकदम 0.1 mmHg करने के बाद क्रूक्स डार्क स्पेस बढ़ गया। और फिर उसके बाद कैथोड ग्लो, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, कैथोड ग्लो जो था वो थोड़ा सा और दूर आ गया। अब उसके बाद जो पॉजिटिव कॉलम जो आया वो उसमें स्ट्रिएशंस आ चुके हैं, ठीक है। यानी कि जो पॉजिटिव कॉलम जो था अब वो जैसे कि पहले एकदम एक तार में था, एक लाइन में, अब वो क्या हुआ पैच पैच में होने लगा, तो उसमें स्ट्रिएशंस वो सब दिखने लगे, ठीक है। और फिर सब चीज़ें वही हैं। यानी कि देखो कहने का मतलब ये है कि देखो सबसे पहले प्रेशर 10 mmHg था तो पॉजिटिव कॉलम पूरा एक का एक आया। उसके बाद 3 mmHg कर दिया गया, पॉजिटिव कॉलम घट गया और उसमें कैथोड ग्लो आ गया कैथोड पे और एक फैराडे डार्क स्पेस बन गया। प्रेशर और घटाया गया, 1 mmHg कर दिया। अब वहाँ पे क्रूक्स डार्क स्पेस आ गया, फिर उसके बाद कैथोड ग्लो, फिर उसके बाद फैराडे डार्क स्पेस, फिर पॉजिटिव कॉलम। अब फोर्थ कंडीशन में प्रेशर एकदम घटा दिया गया 0.1 mmHg, उसमें क्रूक्स डार्क स्पेस बढ़ गया, हाँ, और पॉजिटिव कॉलम जो था वो पैच पैच में अब आने लगा, तो वो हो गया स्ट्रिएशंस वहाँ पे आने लगी। अब देखो अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन के बारे में। एक्सप्लेनेशन किस लिए क्यों पढ़ेंगे, किस चीज़ का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे कि जो अभी हम लोग पढ़े थे वहाँ पे पॉजिटिव कॉलम, क्रूक्स डार्क स्पेस, कैथोड ग्लो, ये सब कैसे आया, ठीक। तो देखो एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले सेटअप वही है, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, इसमें थोड़े बहुत गैस के मॉलिक्यूल थे, ठीक। उसके बाद जब उसमें थोड़े बहुत गैस के मॉलिक्यूल थे, जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराई गई तो उसने एनोड, मतलब एनोड ने क्या किया, उस गैस, अभी देखो ये पॉजिटिव है ना, लेकिन अभी शुरुआत में पॉजिटिव नहीं था, ठीक। सबसे पहले ये मॉलिक्यूल था, उसने सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी जब पास हुई तो उसने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, इसने खींचा। अब फिर जब खींचा तो फिर गैस मॉलिक्यूल पॉजिटिव हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे दिया तो अब वो पॉजिटिव हो गया। जब वो पॉजिटिव हो गया तो कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो कैथोड ने पॉजिटिव मॉलिक्यूल को खींच लिया, तो उससे हुआ क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ फ्रॉम कैथोड टू एनोड की तरफ, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, आयन हिट कैथोड एंड रिलीज लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड। यानी कि जो आयन्स है ना वो कैथोड को हिट किया, अब जो पॉजिटिव है वो निगेटिव को जाके हिट करेगा, खींचेगा, तो और फिर अब जब ये टकराया तो और ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, निकलने लगा, रिलीज लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरे पहले ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, तो जब ये इससे टकराया तो फिर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला कैथोड से, ठीक है। अब वो जो इलेक्ट्रॉन जो निकला था रिलीज फ्रॉम कैथोड एक्सीलरेट ड्यू टू, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सीलरेट करेगा कैथोड से एनोड की तरफ ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, टूवर्ड्स एनोड एक्वायरिंग हाई स्पीड, मतलब कि हाई स्पीड से वो इधर जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। आफ्टर मूविंग ए स्मॉल डिस्टेंस द एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद गैस मॉलिक्यूल, फिर से वही होगा कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक हाई स्पीड से आ रहा है तो यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स और भी थोड़े थोड़े रहेंगे, वैक्यूम था लेकिन थोड़ा बहुत गैस मॉलिक्यूल इसमें रखा गया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट देखने के लिए। फिर उसके बाद टकराया तो फिर उसके बाद आफ्टर मूविंग स्मॉल डिस्टेंस द एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन कोलाइड विथ गैस मॉलिक्यूल से टकराया। अब वो गैस मॉलिक्यूल से टकराएगा तो उसका इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, तो फिर वो क्या होगा, और फिर से मतलब कि वही प्रोसेस होगा, गैस मॉलिक्यूल गेट एक्साइटेड एंड एक्साइट टू हायर एनर्जी लेवल। अब गैस मॉलिक्यूल जो थे वो एक्साइट होकर के, आयोनाइज होकर के हायर एनर्जी लेवल की तरफ चले गए, ठीक है। अब वो हायर, अब देखो कोई भी चीज़ हायर एनर्जी लेवल पे नहीं रहना चाहता, वो लोअर एनर्जी लेवल पे आना चाहता है, ठीक है। तो आयंस आर अनस्टेबल एट हायर एनर्जी लेवल, आयंस जो होते हैं वो हायर एनर्जी लेवल पर अनस्टेबल होते हैं, तो वो जंप करते हैं लोअर एनर्जी लेवल की तरफ, ठीक है। कैसे, वो रेडिएशंस को रिलीज करके लोअर एनर्जी लेवल की तरफ बढ़ते हैं। कहने का ये मतलब है
कि सबसे पहले इसमें करंट पास कराया गया ये पूरा के पूरा सर्किट में। उसके बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, कैथोड से एनोड की तरफ। फिर उसके बाद देखो आयन्स जो थे वो कैथोड को हिट किए और फिर उसके बाद लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन जब निकले तो फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एनोड की तरफ बहुत स्पीड में गए और बीच रास्ते में वो मतलब कि स्पीड में जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में गैस मॉलिक्यूल से टकराएं, ठीक। गैस मॉलिक्यूल से टकराएं तो गैस मॉलिक्यूल क्या हो गए, हायर एनर्जी लेवल पे चले गए। अब कोई भी चीज़ हायर एनर्जी लेवल पे नहीं रहना चाहता है, तो वो लोअर एनर्जी लेवल पे आने के लिए उसने रेडिएशंस को रिलीज़ किया और वही रेडिएशंस यहाँ पे वो सब कॉलम्स में बने, ठीक है। तो जब यहाँ पे बीच बीच में जब देखो प्रेशर यहाँ पे कम किया गया, जब प्रेशर कम किया गया तो यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स को एकदम सामने से ही टकरा गए, तो वहाँ पे कैथोड ग्लो बन गया। अब प्रेशर को और घटाया गया तो फिर सबसे पहले वो डार्क स्पेस बना, फिर उसके बाद फिर थोड़ी दूर पर टकराए जब इलेक्ट्रॉन तो वहाँ पे कैथोड ग्लो। जब प्रेशर और घटा दिया गया तो फिर क्या हुआ, ये जो कैथोड ग्लो था वो थोड़ा और दूरी पे, मतलब कि मॉलिक्यूल जो है अब जैसे प्रेशर घटा तो मॉलिक्यूल और थोड़ा दूरी पे टकराए, इसलिए कैथोड ग्लो थोड़ा दूरी पे बनने लगा। अब देखो 2008 का आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैसेस एट लो प्रेशर द कलर्ड ग्लो इन द ट्यूब अपीयर एज द रिजल्ट ऑफ। जो अभी हम लोग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट पढ़ें उसमें जो ग्लो आया उसके मतलब कि ट्यूब के अंदर वो क्यों आया, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि आयंस और गैस मॉलिक्यूल जब टकराते हैं तो वहाँ पे कैथोड ग्लो आता है, उसी की बात किया हुआ है। तो फिर उसके बाद देखो सबसे पहला ऑप्शन है कोलिजन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल इमिटेड फ्रॉम कैथोड, सही बात है, एंड एटम ऑफ गैस, देखो सही बात बोल रहा है कि कोलिजन बिटवीन, अभी हम लोग पढ़े हैं कि आयंस और गैस मॉलिक्यूल जब एक दूसरे से टकराते हैं तो वहाँ पे ग्लो बनता है, ठीक है। तो कोलिजन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल वही आयंस इमिटेड फ्रॉम कैथोड, तो कैथोड से एनोड की तरफ निकल रहे थे, मतलब कि कैथोड से निकल रहे थे। अब देखो 2006 में आया हुआ ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन अ डिस्चार्ज ट्यूब आयोनाइजेशन ऑफ इनक्लोज गैस, आयोनाइजेशन ऑफ इनक्लोज गैस, यानी कि जो गैस था उसमें वो जो आयोनाइज्ड हो रहा है प्रोड्यूस ड्यू टू कोलिजन बिटवीन। देखो कह रहा है कि जो अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब वाला, उसमें जो गैस मॉलिक्यूल थे वो आयोनाइज हो रहे थे, किसके कोलिजन की वजह से। तो हम लोग पढ़ चुके थे कि देखो आयोनाइजेशन कैसे हो रहा था, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैथोड से एनोड की तरफ आ रहा था, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जब कैथोड से एनोड की तरफ आ रहा था तो फिर उसमें क्या हो रहा था कि आयंस जो थे वो कैथोड पे टकरा रहे थे और इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे थे कैथोड से, ठीक है। अब वो जो इलेक्ट्रॉन था वो एनोड की तरफ बहुत ही हाई स्पीड से जा रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे कि हाई स्पीड से जा रहा था लेकिन कुछ दूरी पे प्रेशर के कारण और गैस मॉलिक्यूल के कारण वो टकरा रहा था तो गैस जो थे वो एक्साइटेड हो जा रहे थे। तो क्या टकरा रहा था, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन टकरा रहा था गैस मॉलिक्यूल से। तो देखो न्यूट्रल गैस एटम और मॉलिक्यूल नहीं, न्यूट्रल नहीं था, ना पॉजिटिव न्यूट्रल भी नहीं था, निगेटिव इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन टकरा रहा था, निगेटिव इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रल एटम। देखो अब गैस के मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल ही थे ना, बस इलेक्ट्रॉन जो कैथोड से निकल रहा था वो निगेटिवली चार्ज था, तो निगेटिव इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रल एटम मॉलिक्यूल्स। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या करा है, इन अ डिस्चार्ज ट्यूब एट प्रेशर, देखो 0.02, देखो हम लोग प्रेशर कहाँ से कहाँ तक पढ़े थे, हम लोग प्रेशर पढ़े थे 10 mmHg से, जो फोर्थ मतलब 10 mmHg से हम लोग घटाते 0.1 mmHg तक हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ, तो जब प्रेशर इतना होगा तो उसमें क्या क्या फॉर्म होगा, क्रूक्स डार्क स्पेस फॉर्म होगा या फैराडे डार्क स्पेस, या दोनों हल्का हल्का होंगे या कोई नहीं होगा। तो हम लोग पढ़ चुके कि देखो 10 mmHg पे सिर्फ पॉजिटिव कॉलम था, 3 mmHg पे पॉजिटिव कॉलम भी था और कैथोड ग्लो भी था, फैराडे डार्क स्पेस भी था। ये इन दोनों का भी नाम नहीं है, सिर्फ इसमें फैराडे डार्क स्पेस और क्रूक्स डार्क स्पेस पूछा हुआ है ना। तो देखो इसमें फैराडे डार्क स्पेस कितने पे बनने लगा, 3 mmHg पे बनने लगा, 10 पे नहीं बना था, 3 पे बनने लगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब 1 mmHg किया गया ना तो फैराडे डार्क स्पेस बढ़ गया, ठीक है, बढ़ा, और फिर उसके बाद क्रूक्स डार्क स्पेस आने लगा। फिर उसके बाद देखो जब प्रेशर को 0.1 mmHg कर दिया गया तो क्रूक्स डार्क स्पेस
बढ़ गया सबसे ज़्यादा क्रूक्स डार्क स्पेस बढ़ा, कैथोड ग्लो भी आने लगा, फैराडे डार्क स्पेस देखो घट गया। ठीक है, तो अब देखो हम लोग इतना ही पढ़े थे ना। अब देखो लेकिन अब देखो हम लोग प्रेशर को कितना कम किए, 10 से लेकर के 0.1, यानी कि प्रेशर को हम लोग 100 गुना घटा दिए। अब इस क्वेश्चन में क्या, अब क्वेश्चन में देखो 0.02, यानी कि अब इसको, यानी कि अभी तक हम लोग 100 गुना कम किए थे, अब ये 1000 गुना कम हो गया। तो जब ये 1000 गुना कम हुआ तो इसमें फैराडे डार्क स्पेस देखो इसमें ही कम होने लगा था। ठीक है, यानी कि देखो 0.1 mmHg पे फैराडे डार्क स्पेस देखो कम हुआ ना। तो अब 0.02 mmHg पे फैराडे डार्क स्पेस जो होगा वो गायब हो जाएगा। सबसे ज़्यादा क्या आ जाएगा, क्रूक्स डार्क स्पेस, क्योंकि देखो प्रेशर इतना ज़्यादा उसमें कम हो चुका है, प्रेशर इतना ज़्यादा कम हो चुका है कि उसमें गैस के मॉलिक्यूल बिल्कुल नेग्लेक्टेबल होंगे। ठीक है, बिल्कुल नेग्लेक्टेबल होंगे, तो जब वो टकराएगा ही नहीं तो फिर वहाँ पे मतलब कि ब्राइटनेस ही कहाँ से आएगा, तो वो वहाँ पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ डार्क स्पेस बन आएगा। ठीक है, यहाँ पे फैराडे डार्क स्पेस नहीं, क्रूक्स डार्क स्पेस सिर्फ आएगा। फैराडे डार्क स्पेस एक तरीके से समझ लो कि लाइट की परछाई, जब लाइट जहाँ पे रहता उसके पीछे की परछाई थी ना, तो ये भी हट जाएगा क्योंकि वहाँ पे कोई लाइट ही नहीं आएगा। फैराडे डार्क स्पेस से तुम लोग समझ सकते हो कि बत्ती के सामने जैसे तुम लोग खड़े हो तो तुम्हारी जो परछाई देखो, एक तो परछाई बनेगी बत्ती के पीछे, ठीक है, बत्ती है फिर यहाँ पे तुम हो, और फिर उसके बाद ये तुम्हारी परछाई जो बन रही है वो फैराडे डार्क स्पेस है, और जो बत्ती है ना उस बत्ती के पीछे की जो परछाई है वो समझ लो क्रूक्स डार्क स्पेस। तो यहाँ अगर मॉलिक्यूल टकराई ही नहीं रहा है, जैसे तुम ही नहीं हो, तो तुम्हारा फैराडे डार्क स्पेस ही कहाँ से बनेगा। अब देखो हम लोग पढ़ते हैं कैथोड रेज के बारे में। तो कैथोड रे जो होता है इमिटेड नॉर्मली फ्रॉम कैथोड। देखो जो हम लोग अभी एक्सपेरिमेंट पढ़े थे उसमें से जो कैथोड से जो रेज निकल रही थी ना, वही होती है कैथोड रेज। ठीक है, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, एक्सर्ट मैकेनिकल फोर्स एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रोड्यूस हीट भी प्रोड्यूस करता है, और फ्लोरोसेंस यानी कि चमकता भी है, और डिफ्लेक्ट हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। अब देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या कहा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे, यानी कि कैथोड रे की इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। तो हम लोग पढ़ चुके थे अभी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो क्या होता है, इसमें हीटिंग इफेक्ट होता है, इट प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, ये सही बात है भाई। इट डज नॉट डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इसमें कहा है नॉट, तो देखो यानी कि इसका ये वाला बात जो है वो गलत है। ठीक है, तो इसको टिक करो, क्योंकि इट कैन डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में डिफ्लेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स का बना हुआ होता है। ठीक है, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का बना हुआ होता है कैथोड रेज। ठीक है, तो इट कैन मतलब कि शैडो, इट कास्ट शैडो, यानी कि परछाई बना सकता है, हाँ बना सकता है, और इसमें मैकेनिकल फोर्स भी होता है। ठीक है, मैकेनिकल फोर्स को भी एक्सर्ट कर सकता है। और फिर इसके बाद एक और पॉइंट था कि ये फ्लोरोसेंस, यानी कि मतलब कि ये चमक भी प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस। अब देखो एक ये वाला टॉपिक जान लो, इसमें देखो एक मोटा ये जान लो कि एक निगेटिव प्लेट है, एक पॉजिटिव प्लेट है। इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ और एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। तो उसमें क्या हुआ कि Fe यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को बराबर कर दिया गया। अब फॉर्मूला तो तुम लोगों को मालूम ही होगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है QE, तो Q का मतलब होता है चार्ज, तो चार्ज है इलेक्ट्रॉन के बराबर, E इज इक्वल टू, अब देखो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है QVB ना, तो फिर से यहाँ पे Q चार्ज कितना है E, और फिर उसके बाद ये वेलोसिटी है, और फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, तो यहाँ पे साइन 90 हो गया। ठीक, उसके बाद अब इसको सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने के बाद जो रिलेशन आएगा वो आता है V इज इक्वल टू E बाई बी। ठीक है, अब फिर उसके बाद देखो क्या है, लेट अस सपोज दिस इलेक्ट्रॉन वेर एक्सीलरेट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को ये एक पोटेंशियल डिफरेंस V से एक्सीलरेट कर दिया गया। तो अब देखो इन सब फार्मूला को यूज़ करके, जैसे W इज इक्वल टू Q डेल्टा V होता है। ठीक है, फिर उसके बाद W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होता है, तो इन दोनों को सामने ऐसे रख करके काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², इसे सॉल्व करके देखो यही इंपॉर्टेंट है डिटर्मिनेशन ऑफ E/m में। इस टॉपिक में सबसे पहले ये जान लो कि चार्ज बाई मास को किसने डिटरमाइन किया था, जे थॉम्सन ने बताया था E/m के बारे में, ये पॉइंट जान लो। और कितना बताया था, E/m इज इक्वल टू E²। ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो है वो है
ये जो V है ये है उसका पोटेंशियल, ठीक है। इसको सॉल्व करना खुद से और देख लेना E/m इज इक्वल टू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर है, बाई हाफ मतलब बाई 2, और फिर ये जो है ये वेलोसिटी नहीं, ये पोटेंशियल है, ठीक है। और फिर ये है जो है मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट किया था, B²। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, J.J. थॉमसन कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट डिमोन्स्ट्रेट दैट। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि J.J. थॉमसन ने क्या बताया था, चार्ज बाई मास का रेशियो बताया था। तो देखो निगेटिवली चार्ज ये नहीं बताया था, ऑल द मास ये सब भी नहीं बताया था। देखो E/m यहाँ पे दिखा, द E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच ग्रेटर देन E/m ऑफ प्रोटॉन। देखो ये बात सही है ना। और ये भी देखना, द E/m रेशियो ऑफ कैथोड रे पार्टिकल चेंज विथ डिफरेंट गैसेस इज प्लेस्ड इन, नहीं ये बात नहीं सही है, ठीक है। तो देखो जो E/m इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होता है E/m ऑफ प्रोटॉन के, क्यों? क्योंकि देखो चार्ज दोनों में सेम है ना। अब इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो बहुत ही कम होता है ना। तुम लोग पढ़ चुके होगे कि 1640 गुना ऐसे, मतलब कि प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है। अब देखो जब प्रोटॉन का मास ज़्यादा होगा तो फिर जैसे देखो जब प्रोटॉन का मास ज़्यादा होगा तो फिर इसके जो रेशियो है, मतलब E/m, जैसे कि मान लो ये 10 है, ये भी 10 है ना। अब ये क्या है, ये भी 10 है, और लेकिन अब जो ये है ये 100 हो गया ना। तो 10/10 और एक जगह 10/100, तो कौन सा ज़्यादा हुआ, 10/10 ज़्यादा हुआ ना। तो ये जो होगा मच ग्रेटर देन प्रोटॉन के, क्योंकि प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है, मास ज़्यादा होता है तो इसको कम कर देगा। अब देखो 2000 में आया हुआ क्वेश्चन, ये क्या कर रहा है, हु इवेल्युएट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनडायरेक्टली विथ हेल्प ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज की मदद से इलेक्ट्रॉन का मास किसने बताया। तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं E/m को किसने बताया था, थॉमसन। अब देखो 2010 में आया हुआ ये क्वेश्चन, ए बीम ऑफ कैथोड रे इज सब्जेक्टेड टू क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एक कैथोड रे का बीम है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को पास किया। द फील्ड आर एडजस्ट सच दैट द बीम इज नॉट डिफ्लेक्टेड, बीम जो है वो डिफ्लेक्ट नहीं हुआ। द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रे, यानी कि सिर्फ वही बात पूछा हुआ है कि E/m क्या होता है। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं E/m इज इक्वल टू E² बाई हाफ VB², E² बाई हाफ मतलब E²/2VB², ठीक है। इसमें सिर्फ यही कहा हुआ है कि कैथोड रे है, कैथोड रे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस कर दे रहा है, और फिर उसके बाद जो है बीम डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो फिर स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रे, तो उस कैथोड रे का स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा, इसको एग्जाम में निकालने मत बैठ जाना। जो फॉर्मूला रटे हुए E/m इज इक्वल टू E²/2VB², बस याद रखे रहना। तो देखो यार, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन पढ़ लिया, एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया, कैथोड रे क्या होता है पढ़ लिया, डिटर्मिनेशन ऑफ E/m पढ़ लिया, ये क्या होता है जल्दी बोलो, E²/2VB², ठीक। फिर अब हम लोग पढ़ेंगे थर्मियोनिक इमिशन के बारे में। इसी में आता है थर्मियोनिक इमिशन, इलेक्ट्रॉन इमिशन। अब देखो थर्मियोनिक इमिशन में क्या है, व्हेन मेटल इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर, देखो एक मेटल है जिसको हीट किया गया हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। और या तो ये भी हो सकता है, या तो उसको रेडिएट किया गया, उसको एनर्जी मतलब कि रेडिएशन से हीट किया गया, ऐसे भी कह सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन जो है उसके सरफेस से उसके अंदर से नहीं, उसके सरफेस से निकल जाएगा, ठीक है। और वो जो इलेक्ट्रॉन जब वो निकलेगा, जैसे कि मान लो ये एक मेटल है, इसको मान लो किसी रेडिएशन से या हीट करके अगर इसको हाई टेम्परेचर दे दिया गया है, तो इसके जो सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो निकल जाएगा, और ये जो निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है सरफेस से वो कहलाता है थर्मियॉन्स। और फिर उसके बाद देखो, मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी गिवन टू एन इलेक्ट्रॉन टेक इट आउट ऑफ मेटल इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, ठीक। जैसे कि देखो एक इलेक्ट्रॉन को उतनी मिनिमम एनर्जी जिसको लेने पे ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए, उस एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे, वर्क फंक्शन, उसका वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या है, मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी गिवन टू एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन के पास ये इलेक्ट्रॉन इस यहाँ से बाहर निकलने के लिए जितनी एनर्जी मांग रहा है कि हमको इतना रुपया दोगे तभी हम ये जगह छोड़ेंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन। और इसको कैसे डिनोट किया जाता है, ऐसे फाई से, ठीक। अब देखो ये है 1988 में आया हुआ क्वेश्चन, थर्मियॉन्स क्या होते हैं। तो थर्मियॉन्स हम लोग पढ़ चुके हैं, जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि जो मेटल सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वही थर्मियॉन्स होते हैं। तो थर्मियॉन्स क्या हुए, इलेक्ट्रॉन्स हुए। तो देखो यार, अब हम लोग बात करने वाले इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट
ऑन फोटो करंट, ठीक है। और इन सब के ग्राफ के बारे में अब हम लोग देखेंगे। तो देखो एक बहुत ही सिंपल सा चीज़ है कि फोटो करंट और इंटेंसिटी के बीच में अगर हम लोग ग्राफ बनाएं तो इंटेंसिटी जो होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। याद रखे रहना, भूल मत जाना यार। फोटो करंट और इंटेंसिटी जो होती है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती है और ग्राफ जो उसका बनता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। अब देखो इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट, ठीक। तो इसमें देखो जो पॉइंट लिखा है उसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इफ़ वी मेक कलेक्टर प्लेट, जो अभी हम लोग जो एक्सपेरिमेंट पढ़े थे उसमें जो कलेक्टर प्लेट था, अगर उससे हम लोग और ज़्यादा पॉजिटिव करें, ठीक है, उसको हम लोग और ज़्यादा पॉजिटिव करें, उसका पोटेंशियल बढ़ा करके ना, तो एक सर्टेन वैल्यू तक ना, देन इट विल अट्रैक्ट मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो क्या करेगा, जब पॉजिटिव ज़्यादा होगा तो ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव है तो निगेटिव को ज़्यादा खींचेगा। तो फोटो करंट विल इंक्रीज ना, फोटो करंट जो होगा वो बढ़ेगा, लेकिन वो एक पॉइंट तक बढ़ेगा। इसका ग्राफ अगर हम लोग देखें, देखो सबसे पहले मान लो कि मान लो अगर हम लोग पोटेंशियल देखो बढ़ा रहे हैं तो पहले बढ़ा, फिर एक समय के बाद वो नहीं बढ़ रहा है, तो वो उस सिचुएशन को एक मतलब कि पोटेंशियल बढ़ाएं, करंट बढ़ रहा है, एक समय के बाद करंट फिर नहीं बढ़ेगा ना, तो फिर इसी को कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, सैचुरेशन करंट कहते हैं। इफ़ वी मेक कलेक्टर प्लेट मोर पॉजिटिव, ठीक है, तो मतलब कि उसका पोटेंशियल अगर हम लोग और बढ़ाएंगे तो वो और ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा तो ज़्यादा करंट आएगा, लेकिन एक पॉइंट तक आएगा, ठीक है, उस पॉइंट को कहते हैं सैचुरेशन करंट। अब देखो फिर बोला है कि इफ़ वी मेक इमीटर प्लेट मोर निगेटिव, यानी कि अभी हम लोग क्या बात कि एक उस ट्यूब में एक कलेक्टर होता है और एक इमीटर होता है। कलेक्टर को अगर हम लोग और ज़्यादा पॉजिटिव बनाएंगे तो ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ खींचेगा, और अगर इमीटर प्लेट को अगर हम लोग मोर निगेटिव बनाएंगे तो इट विल हैव मोर निगेटिव पोटेंशियल, तो उसके पास निगेटिव पोटेंशियल ज़्यादा होगा और जो उसका फोटो करंट होगा वो ज़ीरो हो जाएगा ऑन ए पॉइंट, फिर उसके बाद वो निगेटिव भी होने लगेगा, ठीक है, एंड पोटेंशियल विल निगेटिव, और जब वो पोटेंशियल निगेटिव होगा तो उसको कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस ग्राफ में जैसे कि मान लो कि अगर एक टाइम पे जैसे उसका पोटेंशियल ज़ीरो है ना, तो अगर हम लोग उसमें करंट की या उसका पोटेंशियल अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो एक पहले उसका करंट बढ़ेगा, फिर एक समय के बाद उसका करंट नहीं बढ़ेगा, तो वो सैचुरेशन करंट है। अगर फिर मान लो कि अगर ज़ीरो पोटेंशियल पे अगर हम लोग उसका क्या करेंगे कि पोटेंशियल को डिक्रीज़ करेंगे ना, तो एक समय के बाद उसका करंट ज़ीरो होगा, और फिर उस कब ज़ीरो होगा, जब उसका पोटेंशियल निगेटिव होगा, ठीक है, समझ रहे हो, मतलब कि अगर हम लोग डिक्रीज़ करेंगे पोटेंशियल तो कब तक, निगेटिव पोटेंशियल पे जब तक जाएगा तब उसका जाकर के फोटो करंट ज़ीरो होगा। अब देखो इसके दो कंडीशन भी हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहे और इंटेंसिटी जो है वो बढ़े, मतलब कि इंटेंसिटी को बदला जाए, और दूसरे कंडीशन में इंटेंसिटी को सेम रखा जाए और फ्रीक्वेंसी को डिफरेंट किया जाए। देखो सबसे पहले वाली कंडीशन है देखो फोटो करंट और पोटेंशियल का ग्राफ है दोनों, अगर देखो फ्रीक्वेंसी सेम है, देखो फ्रीक्वेंसी सेम है ना, तो इंटेंसिटी डिफरेंट है, तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा ना, क्योंकि ये जो है पोटेंशियल वो जैसे फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे निगेटिव पोटेंशियल ये एक पॉइंट है, और फिर उसके बाद देखो उस पर जो इंटेंसिटी है ना वो देखो तीनों अलग अलग जगह पे आ रही है, और फिर देखो अगर इंटेंसिटी उसकी सेम है ना, ये देखो इंटेंसिटी वाला पॉइंट ये सेम है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो तीनों के तीनों देखो डिफरेंट है, और देखो जैसे कि मान लो I1 I2 I3, ठीक है, तो ऊपर उसकी इंटेंसिटी का ग्राफ रहेगा जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, समझ गए। अब देखो थोड़ा सा ये सब स्टैंडर्ड ग्राफ को देख लो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का अगर हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो याद रखे रहना स्ट्रेट लाइन बनेगा ना, लेकिन कहाँ पे, जीरो पे नहीं रहेगा, ठीक है, वो F0 वैल्यू पे फ्रीक्वेंसी जब मिलेगी तब से उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखे रहना। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के ग्राफ में जीरो से उसका स्ट्रेट लाइन नहीं चालू होगा, F0 फ्रीक्वेंसी पे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे जाने के बाद। और देखो फोटो करंट और फ्रीक्वेंसी हम लोग पढ़ चुके हैं कि फोटो करंट जो होता है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करता है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़े या ना बढ़े फोटो करंट कांस्टेंट रहेगा, समझ रहे हो। और स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंटेंसिटी भी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का भी देखो ग्राफ सीधे है, इंटेंसिटी से इसका कोई मतलब नहीं है। काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी देखो
अभी हम लोग पढ़े थे स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी, उसी तरीके का ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का। देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी का ग्राफ देखो ये पूछता ही है, ये पूछ सकता है प्रीवियस ईयर, मतलब कि आगे नीट में पूछ सकता है। काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का भी ग्राफ बिल्कुल वैसा ही बनता है। और क्योंकि ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आगे तुम लोग एक फॉर्मूला पढ़ोगे, फॉर्मूला रहेगा के मैक्स इज इक्वल्स टू ई वी नॉट, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड किया, यानी कि काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल हुआ और फ्रीक्वेंसी का है, तो दोनों का ग्राफ बिल्कुल सेम बनेगा। अब देखो एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है, उस ग्राफ में लाइन दिया है 1 2 3 4, ठीक है। ये चारों के चारों कर्व बनाए हुए हैं और फोटो करंट और पोटेंशियल का ग्राफ है, ठीक है। क्वेश्चन में कहा हुआ ग्राफ फॉर 2 डिफरेंट मेटल, यानी कि जो ग्राफ दिए हुए हैं वो 2 डिफरेंट मेटल्स के लिए दिए हुए हैं। चलो ठीक है। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ कर्व करस्पॉन्ड टू डिफरेंट मटेरियल बट सेम इंटेंसिटी। इसमें से बताओ कि कौन सा जो ग्राफ कौन सा है, जो मतलब कि पेयर ऑफ ग्राफ कौन सा है जो डिफरेंट मटेरियल, मतलब कि बोल रहा है कि ये दोनों मटेरियल डिफरेंट है लेकिन उनकी इंटेंसिटी जो है वो सेम होनी चाहिए। देखो अगर ग्राफ दोनों आकर के मिल रहा है तो जाहिर सी बात है इंटेंसिटी, ये जिसका भी लाइन है यानी कि 1 और 3 की इंटेंसिटी सेम है, 2 और 4 की इंटेंसिटी सेम है, ठीक है। कहने का मतलब है कि 1 3 और 2 और 4 जो है ना, ये इसकी और इसकी इंटेंसिटी सेम है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि उसकी इंटेंसिटी भी सेम हो ना, और वो जो हो वो डिफरेंट मटेरियल का भी बना हो। तो डिफरेंट मटेरियल कैसे पता कर सकते हैं, देखो मटेरियल अगर डिफरेंट होगा तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट होगा, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है तुम लोग पढ़ चुके हो कि जैसे कि बस ये समझ लो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो डिफरेंट मटेरियल्स का डिफरेंट होता है, एक ही मटेरियल का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होता है, ये बात याद रखे रहना। तो देखो अब देखो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका डिफरेंट है, तो देखो 1 2 का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है ना, और 3 4 का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, या जैसे 3 और 4 का स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ है, 1 2 का स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ है। तो कहने का ये मतलब है कि डिफरेंट मटेरियल बताना है ना, तो जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट हो, यानी कि 1 और 3 का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट है, 2 और 4 का स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट है, यानी कि कहने का मतलब है 1 और 3 और 2 4 जो है इनकी इंटेंसिटी सेम है और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो डिफरेंट है। समझ गए तुम लोग। अब देखो कहा हुआ है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक। इसमें कहा है विच हैज़ हायर वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन का वैल्यू किसके लिए जाता है, तो एक फॉर्मूला होता है, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। वर्क फंक्शन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है एच म्यू नॉट, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जाती है उसका वर्क फंक्शन जाता है। देखो एक इसका जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतना है, और मतलब कि बी वाले का, मेटल बी का और मेटल ए का जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो इतना है। तो जाहिर से देखने से ही लग रहा है कि मेटल ए की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो कहने का मतलब है वर्क फंक्शन ऑफ ए इज़ मोर देन वर्क फंक्शन ऑफ बी। अब देखो 2009 में आए हुए क्वेश्चन क्या करा है, ए फिगर शो अ प्लॉट ऑफ फोटो करंट, ये फोटो करंट वर्सेस एंड पोटेंशियल का मतलब कि फोटो करंट और पोटेंशियल का ग्राफ दिया हुआ है, एनोड पोटेंशियल बोला हुआ है, यानी कि पोटेंशियल फॉर सेंसिटिव सरफेस 3 डिफरेंट रेडिएशन, ठीक है। फिर उसके बाद कहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो हम लोग अभी इसके बारे में पूरा पढ़ ही चुके हैं, तो अब इजीली हम लोग कर सकते हैं। देखो कहा हुआ है कि कर्व ए, देखो यानी कि ये वाली जो लाइन है कर्व ए सबसे अंदर वाली, कर्व ए एंड कर्व बी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो सेम होगी। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो नीचे वाला पॉइंट है, जैसे जो इसका वो अगर जैसे नीचे वाला अगर पॉइंट आता है तो उसको फ्रीक्वेंसी मान लिया करो, और यहाँ वाला जो पॉइंट है इसको इंटेंसिटी मान लिया करो, ठीक है। इंटेंसिटी माना क्या करो, ये होता ही है, जो यहाँ वाला जो पॉइंट है वो इंटेंसिटी का है, यहाँ वाला पॉइंट फ्रीक्वेंसी का है, ठीक। तो अब इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए एंड बी का जो इंसिडेंट रेडिएशन सेम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, बट डिफरेंट इंटेंसिटी डिफरेंट है। तो देखो ये इंटेंसिटी इसका यहाँ पे आया ए का, बी का इंटेंसिटी ये आया, तो सही बात है भाई, इंटेंसिटी डिफरेंट है और फ्रीक्वेंसी सेम है। आगे का ऑप्शन पढ़ लो, जब पहला टिक कर दिए तो आगे बढ़ते हैं।
अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखो ये कितने बार पूछा हुआ है, 2004 में और 1996 में, मतलब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक, ये सब का कोई मतलब नहीं है, बस इसमें देखो ग्राफ देखो, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ दिया हुआ है। पूछा है कि कौन सा सही है भाई, बिना देखे, मतलब कि बस देखो और कच्चे से टिक मारो, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है लेकिन एफ नॉट वैल्यू की बात। और एक और ग्राफ एकदम सेम ऐसे था, कौन सा था, एक काइनेटिक एनर्जी और एक फ्रीक्वेंसी का है, एक और ग्राफ कौन सा था जल्दी बताओ, 1 2 3, तो था स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का भी ग्राफ बिल्कुल सेम था। अब देखो एक और पॉइंट याद रख, तो देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल्स टू ई वी नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, याद रखे रहना। ई वी नॉट ये क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, ठीक है। ई क्या होता है, चार्ज होता है, वी नॉट होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तुम लोग को मालूम है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो देखो अभी तक हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये सब चीज़ पढ़ लिया। अब बारी है हम लोगों को लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने में। इसमें आएगा आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन और रिलेशन बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी। अब ये सब कुछ जो है ये ज़्यादा वो नहीं है, बस फॉर्मूला बेस्ड है और फटाफट हो जाता है। तो देखो लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बस ये पढ़ लेना, ये सब खुद से पढ़ लेना ना। फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सैचुरेशन करंट जो होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है उसके किस पे, फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। और सैचुरेशन करंट इज इंडिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये दोनों देख लेना, सैचुरेशन करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, ये दोनों इंडिपेंडेंट होता है फ्रीक्वेंसी की। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज निगेटिव फॉर हायर फ्रीक्वेंसी। तो देखो अब ये चीज़ थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है। देखो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कहता है कि इसमें देखो बस यही जो इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ हमने वही लिखाई है, और उधर ही तो क्वेश्चन ही आता है। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, ई इज इक्वल्स टू एच म्यू, ठीक है, ई इज इक्वल्स टू एच म्यू, म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और एच की वैल्यू तो मालूम है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 होती है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो वेन अ फोटोन ऑफ एनर्जी एच म्यू फॉल ऑन अ मेटल, ठीक है, जैसे एक सेकेंड, ये एक मेटल है, इसमें एक फोटोन गिरा, ठीक है, जिसकी वैल्यू है एच म्यू, ठीक, फॉन ऑन मेटल एंड द एनर्जी एब्जॉर्ब बाई इलेक्ट्रॉन। अब जो मेटल सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, और एब्जॉर्ब एनर्जी को दो तरीके से इस्तेमाल करेगा। सबसे पहले तो वो इस्तेमाल करेगा, मतलब उसको पास एनर्जी दिया गया तो वो पहले करेगा टू ओवरकम फ्रॉम मेटल सरफेस, ठीक है, सबसे पहले वो मेटल सरफेस से बाहर आने के लिए अपना लेगा चार्ज, ठीक है। उसके बाद जो बचा हुआ एनर्जी होगा वो उसको मतलब कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, यानी कि भागने के लिए उसका इस्तेमाल करेगा। जैसे कि एक गार्ड बैठा हुआ है यहाँ पे ना, उसको मतलब कि गार्ड जो है उसको अपने जगह से, अपने ऑफिस से बाहर निकलने के लिए 50 रुपये चाह रहा है, ठीक है। और फिर उसको, जैसे मान लो एक आदमी गार्ड के पास आया तो उसको 100 रुपये दे दिया, कहा कि जाओ 50 रुपये मतलब कि मेरा सामान लेके आओ, तो 50 रुपये वो उठने में लगा दिया और 50 रुपये का उसने उसका काम कर दिया, समझ रहे हो। तो पहले वो एनर्जी यूज़ करेगा फर्स्ट टू ओवरकम फ्रॉम मेटल सरफेस, फिर और जो एनर्जी वो लेगा उसको कहते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है, एच म्यू नॉट, ठीक है, ये होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और फिर उसके बाद रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी इज़ यूज टू गिविंग वेलोसिटी ऑफ टू इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है, अब उसके पास अगर एनर्जी बची रहेगी तो वो उस एनर्जी का यूज़ भागने के लिए करेगा, ठीक है, टू गिविंग वेलोसिटी, ठीक है। और कितना होता है एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो इसका सीधा जैसे फॉर्मूला एच म्यू, फोटोन गिरा और ये इसने क्या किया, इतनी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अरे एक सेकेंड, यानी कि इसने इतना का पहले वर्क फंक्शन किया, फिर उसके बाद हाफ एम वी स्क्वायर लगा करके वो भाग गया। तो अगर देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्स अगर पूछ ले, इसी को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्स, यहाँ आया तो एच म्यू, अब ये वाला जो टर्म है ये इस साइड में आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। इसी तरीके से ये सब फॉर्मूले का मॉडिफिकेशन हुआ है। अब देखो कहा हुआ है कि रिलेशन बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन। देखो ये दो फार्मूला को तुम लोग को मालूम ही होगा, के मैक्स इज इक्वल्स टू ई वी नॉट, ठीक है। ये वी नॉट क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, ये वी नॉट जो होता है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, और सी ये स्पीड ऑफ लाइट होता है, और ये म्यू है, ये फ्रीक्वेंसी है, और ये लेमडा यानी कि वेव लेंथ है, ठीक है। तो अगर इन सब फार्मूले का इस्तेमाल करके इस वाले फार्मूले में अगर वैल्यूज़ को पुट करोगे तो ये होता है ई वी नॉट,
ये क्या था, काइनेटिक एनर्जी मैक्स था, इसलिए ये हो गया ई वी नॉट इज इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा माइनस एच सी बाई लेमडा नॉट। तो एच कॉमन हो गया, सी बाई लेमडा माइनस सी बाई लेमडा नॉट। ये जो होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होता है, ठीक है, याद रखे रहना। इसके 3 केसेस होते हैं, जैसे कि मान लो ये जो थ्रेशोल्ड है जिससे वेवलेंथ है, जैसे कि मान लो वेवलेंथ की जगह पे अगर फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला तो ये वाला लगा करके, जैसे कि मान लो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो फ्रीक्वेंसी चाह रही थी वो ज़्यादा हो, जिसके मुकाबले उसको फ्रीक्वेंसी दी गई, तो इमिशन ही नहीं होगा। अगर बराबर होगी तो इमिशन इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन वो उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, बट नो काइनेटिक एनर्जी हैज़ इलेक्ट्रॉन। अगर जो दी हुई फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से जितना चाहिए उससे ज़्यादा अगर उसको फ्रीक्वेंसी दिया जाएगा तो इमिशन होगा और उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगा उस इलेक्ट्रॉन के पास। अब देखो कहा हुआ है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन अकर ओनली व्हेन द इंसिडेंट लाइट हैज़ मोर देन सर्टेन मिनिमम। तो अगर इसमें कहा हुआ है कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन तभी होगा जब उसके पास उतना या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। देखो अगर क्वेश्चन में कहता कि सर्टेन मैक्सिमम तो वहाँ पे हो जाता वेवलेंथ। तुम लोग एक फॉर्मूला तो जानते ही होगे कि तुम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, C इज इक्वल्स टू म्यू लेमडा। तो लेमडा और म्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल है। तो अगर बात करेगा सर्टेन मिनिमम, यानी कि फॉर्मूला भी अगर हम लोग पढ़ चुके हैं, तो देखो यही सब फॉर्मूला था, ठीक है। जैसे कि देखो ये मेन फार्मूला है, ठीक है। तो इसमें देखो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और ये जो हो जाता ये हो जाता एच म्यू नॉट, ठीक है। तो इसमें कहने का वही मतलब है कि सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ठीक है। देखो जैसे ये वाला फार्मूला है तो उसके पास इमिशन होने के लिए जो वेवलेंथ है ना वो कम होना चाहिए, और लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो अब देखो 2011 में आया हुआ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है इन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन प्रोसेस फ्रॉम अ मेटल ऑफ वर्क फंक्शन, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लिए मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। चलो ठीक है, वर्क फंक्शन जो है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक, देखो अगर लिख दिया काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन तो इसका मतलब ही हो गया कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सी वो बात किया हुआ है, ठीक है। ये कितना दिया हो, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। द कॉरस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल इज, तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़े, काइनेटिक एनर्जी मैक्स का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे ई वी नॉट। वी नॉट क्या था, ये था स्टॉपिंग पोटेंशियल, और एक और फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो बस अब हम लोग इसमें फॉर्मूला पुट कर देंगे, के मैक्स इज इक्वल्स टू ई वी नॉट। के मैक्स की वैल्यू दी हुई है 0.5 और फिर उसके बाद ई की वैल्यू ई रख देंगे, और ये 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी कि मतलब है यहाँ पे 0.5 ई रख देंगे, ठीक है। या मान लीजिए 0.5 ई वी बी मान लीजिए रख दिए, ठीक है। और फिर आ गया ई वी नॉट। अब ई से ई कट जाएगा और वी नॉट, ये ई यही पूछा हुआ था, स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया, कितना आया, 0.5 वोल्ट आया, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन में टिक कर दीजिए 0.5 वोल्ट। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द फोटो करंट इंक्रीज विथ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, द फोटो करंट इंक्रीज विथ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े, देखो ये वाला पॉइंट अभी याद है, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो करंट। अगर ना याद आ रहा हो तो अभी हम लोग ये वाला टॉपिक पढ़े थे, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो करंट, तो ये वही वाला टॉपिक है। तो इसमें हम लोगों ने फोटो करंट और इंटेंसिटी का ग्राफ देखा हुआ था, स्ट्रेट लाइन था, और फिर इससे ये निष्कर्ष निकला था कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज प्रपोर्शनल टू करंट, तो ये करंट फोटो करंट होता है। तो अब इसमें पढ़ो, द फोटो करंट इंक्रीज विथ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाने से क्या फोटो करंट इंक्रीज होगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही बोल रहा है। अब उसके बाद देखो, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज विथ इंसिडेंट लाइट, तो देखो इसका मतलब ये है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा विथ इंक्रीज इन इंसिडेंट लाइट, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या बढ़ेगा, लाइट की इंटेंसिटी के बढ़ने से। इंसिडेंट लाइट का यही मतलब होता है कि इंटेंसिटी, ठीक है। तो इंटेंसिटी के बढ़ने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। तो अभी हम लोग पढ़े हुए थे कि, तो अभी बस थोड़ी ही देर पहले हम लोगों ने ये चारों ग्राफ पढ़ा था, स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी का, और ये देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंटेंसिटी का। यानी कि देखो
इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ रही है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जस्ट सेम है। इंटेंसिटी देखो यहाँ पे थी, यानी कि एकदम कम इंटेंसिटी पे भी स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना ही था, और इंटेंसिटी के बढ़ने से भी स्टॉपिंग पोटेंशियल स्टिल सेम था। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट विथ इंक्रीज इन इंसिडेंट लाइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट का, द करंट इन फोटो सेल इज इंक्रीज विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। तो अब ये वाला फिर से ग्राफ देखो, अब इसमें एक फोटो करंट और फ्रीक्वेंसी का, यानी कि फ्रीक्वेंसी या चाहे बढ़ाओ चाहे घटाओ, फोटो करंट सेम है, ठीक। तो इससे अब क्या ये निष्कर्ष निकला कि द करंट इन फोटो सेल इंडिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखो फिर फोर्थ स्टेटमेंट, द फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत ही है, तो ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 1 टिक करके आगे बढ़। अब देखो ये 1993 में आया हुआ क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब बम्बे बम ब्लास्ट हुआ था 1993, छोड़ो। तो देखो, द नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विथ इंक्रीज। जो इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होंगे वो बढ़ेंगे, किस कारण से बढ़ेंगे? तो देखो, अगर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो उसमें करंट भी बढ़ेगा। तो फोटो करंट किस पे डिपेंड करता है, हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं कि फोटो करंट जो होता है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ेगा तो फोटो करंट बढ़ेगा, तो उसमें फोटो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं। अब देखो 1999 में आया हुआ क्वेश्चन क्या कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, एज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीज, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, यानी कि इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी अगर हम लोग बढ़ाएंगे। तो देखो इससे थोड़ा सा ये मतलब भी एक बता दे रहे हैं कि अगर इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे देखो तुम किसी इंसान को एक मुक्का मार रहे हो ना, तो अगर बोला जाए कि तुम्हारे मुक्का मारने की इंटेंसिटी बढ़ गई है, तो यानी कि पहले अगर तुम उसको 1 मिनट में 10 मुक्का मार रहे थे, अगर इंटेंसिटी बढ़ गई है तो इसका मतलब ये है कि तुम अब उसको 1 मिनट में 20 तो घूसा मार रहे हो, ठीक है। तो इंटेंसिटी इसको कहते हैं। ये नहीं कि तुम घूसा मारने का जो मार रहे हो उसका रफ्तार बढ़ चुका है, लेकिन ये नहीं कि तुम उसको और ज़्यादा तेज़ी से मार रहे हो, नहीं। तो इंटेंसिटी अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी उसका सेम रहता है, ठीक है। तो देखो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं कि जब करंट बढ़ता है तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ता है, और वो जब करंट बढ़ता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा तेज़ी से इमिट होता है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, नहीं, ये बात नहीं होती है, ठीक है। उसमें सिर्फ फोटो मतलब कि इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी निकलेंगे, लेकिन ये नहीं कि निकल के जल्दी जल्दी भागने भी लगे, नहीं। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज नहीं, ये इंक्रीज होगा। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज, ऑप्शन नंबर 3 टिक मारो, आगे बढ़ो। तो देखो यार, इस सवाल का और इस चैप्टर का हम साथ साथ हैं वाला कुछ हिस्सा है, वही क्वेश्चन बार बार उसी तरीके से रिपीट हो रहा है। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना, यानी कि इस फ्रीक्वेंसी का, देखो इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि कुछ और दे दिया है, तो नहीं, उस सब का कोई मतलब नहीं है, बस ध्यान से देखना। हायर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, चलो ठीक है, मतलब कि बोला हुआ है कि ये फ्रीक्वेंसी और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो जानते ही होगे ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा का ये फ्रीक्वेंसी है और इसको दिया जा रहा है एक मेटल को, तो उससे इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं ना। तो द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड फॉर लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना, तो ये जो प्रोपोर्शनल है तो किसके, देखो यार हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं कि देखो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है उसकी बात कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन, इंटेंसिटी, करंट, ये तीनों के तीनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो वो किसके प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, करंट बढ़ा रहा है, और तो इसका मतलब ये है कि करंट और इंटेंसिटी के ग्राफ हम लोग पढ़ चुके हैं कि इंटेंसिटी करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन भी किसके प्रोपोर्शनल होगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। अब देखो 2002 में आया हुआ क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हेन अल्ट्रावायलेट रे, देखो एक ट्रिक होता है याद करने का, रुको अभी बता रहा हूं। व्हेन अल्ट्रावायलेट रे इंसिडेंट ऑन ए मेटल प्लेट देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट अकर, ठीक है। यानी कि एक मेटल है जिस पे अल्ट्रावायलेट रेज के रेडिएशन से उसमें फोटो इलेक्ट्रिक नहीं हो रहा है,
तो उसमें अब इसमें से मतलब कि देखो रेस कौन कौन सी होती है, एक्स रे, यूवी रेज, विजिबल रेज और इंफ्रारेड, ठीक है। इसको ऐसे याद कर रखना, एक्स यू वी आई, एक्स यू वी आई, ठीक है। तो एक्स रे का जो वेवलेंथ होता है वो 100 नैनोमीटर से कम होता है, और अल्ट्रा वायलेट जो होता है उसका 400 से कम होता है, विजिबल का जो होता है वो 700 से कम होता है। तो तुम लोग को मालूम ही होगा कि जो हम लोग जो देखते हैं, कोई भी चीज़ देख पाते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में होती है। एंगस्ट्रॉन में ये 4000 से 7000 के अप्रॉक्स रहती है, ठीक है। और इंफ्रारेड जो होती है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो ठीक है, देखो अब देखो फोटो इलेक्ट्रिक कराने के लिए यानी कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उस रेडिएशन के पास एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। उसके पास मतलब कि एनर्जी होनी चाहिए। तो देखो जैसे कि मान लो यूवी रेज, मतलब कि यूवी रेज उस पर आ रहा था तो उस पर फोटो इलेक्ट्रिक नहीं हो पा रहा था। मान लेते हैं यूवी रेज जो आ रहा था उसका जो वेवलेंथ था वो 150, चलो मान लिए 150 वेवलेंथ से नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो यानी कि मान लो कि 150 या 100, मान लो 100 नैनोमीटर की वेवलेंथ से उस पर फोटो इलेक्ट्रिक नहीं हो पा रहा था। तो एक फॉर्मूला होता है E = hc/λ, ठीक है। तो E एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, यानी कि जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी कम होगी ना। तो इस रेज में से किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसका वेवलेंथ कम होगा। तो एक्स रेज जो है इसका वेवलेंथ कम होगा। अगर यूवी रेज से अगर इमिशन नहीं हो पा रहा है तो इससे हाई एनर्जी किसकी होगी, एक्स रेज की होगी। इससे कम एनर्जी किसकी होगी, विजिबल की होगी। और सबसे कम इंफ्रारेड की होगी, समझ गए। तो एक्स रेज की जो एनर्जी है वो सबसे हाई होगी इसमें से। तो अब देखो किससे उसमें इमिशन हो पाएगा, तो एक्स रेज है। अब देखो 2019 में वो क्वेश्चन क्या कर रहा है, द वर्क फंक्शन ऑफ अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। ये देखो वर्क फंक्शन दिया है, ठीक है। अब कहा हुआ है कि द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन कॉज फोटोन इमिशन, ठीक है। यानी कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होनी चाहिए जिससे कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो पाए, ठीक है। तो उसको कैसे निकालेंगे, देखो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यानी कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछा हुआ है। तो एक फॉर्मूला होता है वर्क फंक्शन इज इक्वल टू hc/λ0। तो देखो hc/λ0 अगर देखो नैनोमीटर, क्योंकि देखो जो रेडिएशन आ रही है, जो फ्रीक्वेंसी जो वेवलेंथ आ रही है वो देखो आंसर नैनोमीटर में दिया हुआ है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसका जैसे कि एक होता है hc/λ, इसमें वैल्यूज़ को पुट करनी पड़ती है ना। h की वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻34 और c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये वाली वैल्यूज़ को डायरेक्ट पुट करो, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और आंसर नैनोमीटर में। अगर एंगस्ट्रॉन में चाहिए तो यहाँ पे हो जाएगा 12400 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट और आंसर एंगस्ट्रॉन में आता है। अब वर्क फंक्शन को नीचे पुट करो, देखो ये कुछ है नहीं, इसी की वैल्यूज़ को पुट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो फिर ये वाला वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो λ0 ऊपर चला गया, वर्क फंक्शन नीचे आ गया। वर्क फंक्शन कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कटा। अब 4 से इसे काटोगे तो 310, तो 310 नैनोमीटर आ गया आंसर। अब देखो ये 2018 में वो क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि एक लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है, यानी कि 2 टाइम्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। म्यू नॉट का मतलब होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ना। तो 2 टाइम्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बराबर है, ठीक है। और ब्रैकेट में दिया हुआ है म्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इस इंसिडेंट ऑन अ मेटल प्लेट, तो उसकी बात यानी कि इस फ्रीक्वेंसी की अगर एक लाइट को अगर डाली जाए तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी वेलोसिटी v1 है, ठीक है। उसके बाद फिर का व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन रेडिएशन, मतलब कि अब जो फ्रीक्वेंसी जो डाली जा रही है वो 5 म्यू नॉट की है, ठीक है। तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी जो अब आ गई वो v2 आ गई। तो अब v1 v2 का रेशियो बताओ। देखो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी मैक्स का फॉर्मूला होता है h म्यू माइनस h म्यू नॉट, ठीक। ये फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। हाँ आप लोगों को तो याद ही हो गया होगा। तो वीडियो रिपोर्ट जिसको अगर भूल गया होगा तो वो वीडियो रिपीट करके देख सकता है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्स का फॉर्मूला होता है हाफ m1। देखो पहले वाले के लिए ये इक्वेशन पुट करेंगे, हाफ m v1², ठीक है। h को कांस्टेंट ले लेंगे, मतलब कि बाहर निकाल लेंगे ब्रैकेट के, और फिर इसको म्यू की पहले वैल्यू दी हुई है 2 म्यू नॉट, और फिर उसके बाद थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होगी वो रख देंगे, ठीक।
उसके बाद दूसरा वाला इक्वेशन बनाएंगे हाफ एम वी टू स्क्वायर, क्योंकि अब दूसरे बार की बात की हुई है तो एच को फिर से कांस्टेंट ले लेंगे और इस बार उसकी फ्रीक्वेंसी 5 म्यू नॉट है। हाँ, तो इस तरीके से दो इक्वेशन बन जाएगा। क्योंकि v1/v2 का रेशियो पूछा हुआ था तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो हाफ एम दोनों कट जाएंगे, यहाँ से एच कट गया। ठीक है, तो क्या बचा v1 स्क्वायर/v2 स्क्वायर इस इक्वल्स टू 2 म्यू नॉट से अगर म्यू नॉट जाएगा तो 1 म्यू नॉट आएगा, और फिर 5 से अगर 1 मतलब कि घटेगा तो 4 आएगा। तो अब देखो v1 v2, अब देखो ये स्क्वायर में है तो अगर यहाँ पे जाएंगे तो ये रूट में लग जाएंगे, रूट में लगा तो 1/4 रूट में आया, तो 1/4 का रूट जो होगा वो 1/2 हो जाएगा। तो आंसर टिक करेंगे 1/2। तो देखो अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है, द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, यानी कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट दिया हुआ है इतना। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ, यानी कि इतने वेवलेंथ का उसका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। ठीक है, मतलब कि इतना उसका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है उस मेटल का। ठीक है, तो फिर उसके बाद द वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस बाय अल्ट्रावायलेट लाइट, यानी कि अब उसकी मेटल के ऊपर इस एक अल्ट्रावायलेट लाइट का रेडिएशन जिसका वेवलेंथ इतना है, ठीक है, वो दिया जा रहा है। तो उससे जो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है। देखो सीधे सीधे मतलब है, एक मेटल है ना, उसके मतलब उस मेटल को इतना वेवलेंथ अगर लाइट दिया जाएगा, यानी कि इस वेवलेंथ की अगर एनर्जी उसको दी जाएगी तो वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, लेकिन उसको इतना दिया जा रहा है। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू इतनी है। ठीक है, इस वेवलेंथ की लाइट दी जा रही है, तो अब उस पर जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी। बस सीधे सीधे देखो एच की वैल्यू इसमें दी हुई है 4.14, जो वैल्यू दी हुई है वेलोसिटी पूछी है। बस फॉर्मूला लगाओगे काइनेटिक एनर्जी मैक्स का एच सी बाई लेमडा होता है, एच सी बाई मतलब एच सी बाई लेमडा माइनस 1/λ नॉट। ठीक है, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होती है ना। तो फार्मूला आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा। एच सी बाई लेमडा कैसे आया, देखो एक फार्मूला होता है एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। ठीक, तो सी इज इक्वल्स टू, ये वाला फार्मूला तुम लोग पढ़े होगे कि म्यू लैम्डा, तो म्यू जो पहले मतलब कि एच म्यू था, तो अब म्यू को अगर सी बाई लैम्डा से रिप्लेस कर दिए तो सी बाई लैम्डा आ गया। ठीक, तो इस तरीके से ये फार्मूला आता है। तो अब देखो एक तो लंबा मेथड होता है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स लेके हाफ mv स्क्वायर, एच की वैल्यू जो दी हुई है, फिर उसके बाद सी की वैल्यू रखेंगे, फिर 1/λ इसको ये पूरा वैल्यू रख के ये पूरा वैल्यू रख देंगे, और सॉल्व करने में आप लोगों का टाइम पूरा खत्म हो जाएगा एग्जाम में। ठीक, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, जैसे पहले लिख दो हाफ mv स्क्वायर। अब देखो ये जो h दिया हुआ है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही दिया हुआ है, और एक फार्मूला होता है 12400 बाई, ये वाला फार्मूला आप लोग तो पढ़े होंगे ना। तो देखो एच सी की जो वैल्यू आती है, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही दिया हुआ है तो डायरेक्ट 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख देंगे। और इसका जो वेवलेंथ है देखो 10⁻⁻10 मीटर दिया है। -10 का मतलब है कि एंगस्ट्रॉन में दिया है, तो एंगस्ट्रॉन में दिया हुआ है। तो एक फार्मूला तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि 12400 बाई जो लैम्डा जो वेवलेंथ होगा वो एंगस्ट्रॉन में, तो एंगस्ट्रॉन में डायरेक्ट इसकी वैल्यूज़ को रख दो। ठीक है, यानी कि 10⁻⁻10 लगाने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। और फिर उसके बाद वेलोसिटी पूछा है, तो मास की वैल्यू यहाँ पे पुट करो। मास की वैल्यू आती है इतनी 9.1। अब बहुत कुछ महान लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन का मास भी नहीं मालूम होगा, तो ये देखो 31 है, याद रख के रहना। और फिर ई की वैल्यू पुट कर दो, और फिर इसको इस तरीके सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी 0.6 × 10⁶। लेकिन इसमें देखो इसमें 2 ठो ऑप्शन सही थे, क्योंकि देखो आंसर आया 0.6 × 10⁶। ठीक है, ये वाला। तो अब ये वाला भी ऑप्शन देखो, जैसे मान लो कि अगर इसका एक पॉइंट इधर कर दें तो ये 10⁵ हो जाएगा, तो 6 × 10⁵, ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। तो देखो अब इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इस क्वेश्चन में कहा हुआ है कि फोटोन विथ एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक फोटोन है जिसकी एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, आर इंसिडेंट ऑन अ कैथोड, वो एक कैथोड पे इंसिडेंट होता है, कैथोड सी है। ठीक है, इन अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, अब उसके बाद जो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो उस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज़ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एक फोटोन है जिसकी एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वो एक कैथोड पे टकराई और वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, तो उसकी मैक्सिमम एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है,
अब फिर उसका क्या, व्हेन फोटोन ऑफ एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन, अब देख दूसरा फोटोन है जिसकी एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक, और इंसिडेंट ऑन कैथोड, उसी कैथोड पे वो टकराती है, तो नो फोटो इलेक्ट्रॉन विल रीच द एनोड, यानी कि अब बोला हुआ है कि उसमें से जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकला है वो कैथोड तक नहीं पहुंच पा रहा। कैथोड तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, उसकी एनर्जी होगी लेकिन कैथोड तक नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद कहा हुआ है कि इफ़ द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ ए रिलेटिव टू सी, यानी कि अगर वो काइनेटिक एनर्जी मतलब कि वो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो एनोड तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन एनोड तक नहीं पहुंच पा रहा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ ए रिलेटिव टू सी क्या होगा, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ ए रिलेटिव टू सी यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ एनोड रिलेटिव टू कैथोड ना, तो इसको सॉल्व मतलब कि इसको किस तरीके से लिखा सकता है, इसको इस तरीके से लिखा जाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ एनोड रिलेटिव टू सी, इसको ऐसे मत लिख देना कि स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पे एनोड माइनस कैथोड, नहीं, ए रिलेटिव टू सी का मतलब होता है सी माइनस ए, ठीक। तो ये फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए देखो हम लोगों को क्या क्या मालूम होना है, तो देखो एक तरीके से हम लोगों को वी नॉट निकालना है, ठीक। तो वी नॉट निकालने के लिए मतलब कि देखो जब इस मतलब ये जब एनर्जी उसकी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की तब की उसकी वी नॉट निकालनी है। तो देखो वी नॉट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई वी नॉट ना, तो वी नॉट की वैल्यू ये वाली पुट हो गई। अब देखो काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसका निकालना है, तो इसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए एनर्जी ऑफ फोटोन दिया हुआ है, तो एक फॉर्मूला होता है, तुम लोग कई बार पढ़ चुके हो, तो बस दोबारा से हम लोगों को सिर्फ यही वाला फॉर्मूला यूज़ करके इसको निकाल देना है। तो देखो ये वाला फॉर्मूला लगाएं, एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स, ये हम लोग पहले वाले के लिए यूज़ करेंगे क्योंकि इसका जो वर्क फंक्शन होगा, क्योंकि कैथोड की बात की हुई है तो दोनों का वर्क फंक्शन सेम होगा, ठीक। तो वर्क फंक्शन निकालने के लिए एनर्जी ऑफ फोटोन लिख देंगे पहले वाले कंडीशन में, ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, फिर वर्क फंक्शन पता करना है और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पुट करके इसका वर्क फंक्शन आ गया, वर्क फंक्शन अब इसका आ गया। अब ये वर्क फंक्शन इसी वाली इक्वेशन को, मतलब ये तो एक फॉर्मूला है, इसको दोबारा लगाएंगे और इससे अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पता करेंगे। अब एनर्जी ऑफ फोटोन कितना दिया हुआ है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन सेम होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। अब देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गई, अब ये वाला फॉर्मूला हम लोग चला देंगे, ठीक है, इसमें इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। अब देखो यहाँ पे रखेंगे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू ई, और फिर उसका कैथोड माइनस एनोड, ई से ई कट जाएगा, और फिर उसके बाद जो इसका वी नॉट मतलब कि कैथोड रिलेटिव टू एनोड ये आ जाएगा 3 वोल्ट। लेकिन देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात की हुई है, ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो हमेशा निगेटिव में ही होता है, यानी कि इस पोटेंशियल का निगेटिव तुम लोग ग्राफ में भी देख चुके हो इसको। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या कहा है, व्हेन ए मेटेलिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विथ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लेमडा, यानी कि कहा गया है कि एक मेटेलिक सरफेस को लेमडा वेवलेंथ डाला जा रहा है एक मेटेलिक सरफेस पे, तो उसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो वी है, ठीक है। इफ़ द सेम सरफेस, यानी कि सरफेस सेम है तो इसका मतलब है वर्क फंक्शन सेम है, ये दिमाग में आना चाहिए ऐसे ही। फिर उसके बाद रेडिएट किया गया 2 लेमडा से, ठीक, तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया v/4। तो उसके बाद कहा है कि द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर द मेटेलिक सरफेस, यानी कि लेमडा नॉट की वैल्यू उस सरफेस के लिए क्या होगी। तो देखो लेमडा नॉट कैसे निकल सकता है, देखो एक फार्मूला तुम लोगों को हमेशा याद होना चाहिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ही सबसे मेन फार्मूला है। मेन फार्मूला क्यों है, जैसे देखो एक मेटल है उस पर एच म्यू का एक एनर्जी डाला जा रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए एच म्यू नॉट एनर्जी खर्चा हो रही है, अगर एनर्जी बच रही है तो वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी। ये सबसे फंडामेंटल और सबसे अच्छा फार्मूला है ना। तो फिर देखो अब इस फार्मूले को कैसे मॉडिफाइड कर सकते हैं, देखो ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो म्यू होता है वो होता है c/λ, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट करके देखो hc/λ इज इक्वल टू hc/λ नॉट। काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है E
म्यू, ये अरे ई वी ये होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो देखो हम लोगों को पता करना है एच सी मतलब कि लैम्डा की वैल्यू पता करनी है, अरे लैम्डा नॉट की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की ना। तो देखो इसमें सबसे पहले वाले मतलब कि इस तरीके से सबसे पहले ये वैल्यू पुट करेंगे एच सी बाई लैम्डा, तो यही होगा। फिर उसके बाद एच सी बाई लैम्डा नॉट, क्योंकि ये लैम्डा नॉट मालूम करनी है। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो हम लोग वी पुट करेंगे जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। और इसी तरीके से दूसरा इक्वेशन को इस तरीके से बनाएंगे। तो दूसरे वाले में जो वेवलेंथ है वो 2 लैम्डा है, तो यहाँ पे 2 लैम्डा हो गया। और फिर उसके बाद जो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो v/4 है, और वर्क फंक्शन का जो होगा एच सी बाई लैम्डा नॉट वो सेम रहेगा, ठीक। तो अब देखो इन दोनों को जैसे पास कर लेंगे, जैसे एच सी, क्योंकि लैम्डा नॉट मालूम करना है तो लैम्डा नॉट इधर कर दिए, इसका भी लैम्डा नॉट इधर कर दिए, और ये कुछ इस तरीके से अब दिखने लगेगा। तो देखो इसको आसान तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि देखो जैसे e/4 है ना, तो देखो ईवी दोनों जगह पे है। तो देखो क्या करेंगे कि एक ईवी की वैल्यू इस ईवी में पुट कर देंगे, तो काटने पीटने में आसानी हो जाएगी। तो देखो एच सी बाई लेमडा ये वाली वैल्यू, फिर ये इसको इधर कर दिए एच सी बाई लेमडा नॉट, और फिर इसको इधर करेंगे तो निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ई वी। अब देखो क्योंकि इस वैल्यू में पुट करनी है तो इस वैल्यू के बराबर इसको करेंगे, तो कैसे करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन को, ये 4 से डिवाइड, ये 4 से डिवाइड। अब देखो ये वाला वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम हो गई। अब इस वाली वैल्यू में इसके बराबर मतलब कि इसमें इस वाली वैल्यू को पुट करना है, क्यों, तो इसलिए हम लोगों ने इसको 4 से डिवाइड कर दिया। अब इस वैल्यू को हम लोगों ने देखो एच सी बाई 2 लेमडा माइनस, अब इसके जगह पे हम लोगों ने ये वैल्यूज़ को पुट कर दिया, ये वैल्यू को पुट कर दिए, देखो दिखा, ठीक है। तो ये आया एच सी बाई लेमडा नॉट, ये इधर से आ गया। अब देखो निगेटिव साइन जब हटेगा तो एच सी बाई 2 लेमडा माइनस ये एच सी बाई 4 लेमडा। अब देखो इस इक्वल्स टू ये वाली जो वैल्यू होगी वो हम लोगों ने इधर ले आके पटक दिया, तो इधर ले आके पटकेंगे तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। सॉल्व करने के बाद देखो कुछ इस तरीके से आएगा आमने सामने, एच सी से ये एच सी कटा, यहाँ 4 से ये 4 कटा, तो लेमडा नॉट की जो वैल्यू आई वो आई 3 लेमडा। समझ गए, तुम लोग खुद से सॉल्व कर लेना भाई लोग, ये 3 लेमडा टिक करके आगे। अब देखो 2015 में आया हुआ क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, ए फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड सक्सेसिवली मोनोक्रोमेटिक लाइट। देखो सबसे पहले कहा गया है कि एक वेवलेंथ लेमडा जब उस पर डाला जा रहा है, हाँ देखो कहा गया है कि एक सरफेस पे वेवलेंथ लेमडा डाला जा रहा है और वेवलेंथ जो है वो लेमडा बाई 2 डाला जा रहा है, ठीक है। तो इसके बाद कहा गया इफ़ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड केस, कहा हुआ है कि दूसरे केस में जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो 3 गुना है पहले वाले केस की, ठीक। तो वर्क फंक्शन ऑफ सरफेस क्या है, देखो क्या कहा गया, एक सरफेस है उस पर 2 रेडिएशन डाली जा रही है, एक लेमडा वेवलेंथ की, एक लेमडा बाई 2 वेवलेंथ की, ठीक है, एक लेमडा की एक लेमडा बाई 2 की। तो दूसरे वाले केस की जो काइनेटिक एनर्जी है वो 3 गुना है पहले वाले की, ठीक है। यानी कि पहले वाले का काइनेटिक एनर्जी के है तो दूसरे वाले का काइनेटिक एनर्जी 3 के है, तो उसका वर्क फंक्शन बताओ। देखो फिर से वही फार्मूला अप्लाई करोगे, तो एच सी बाई लेमडा इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक। वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी क्या है, बचा हुआ एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, ठीक। तो इतना वेवलेंथ का लाइट उस पर है एच सी बाई लेमडा, यहाँ पे आया एच सी बाई लेमडा, लेमडा की वैल्यू यहाँ पे लेमडा बाई 2 है, तो पुट करने के बाद ये वाला रिजल्टेंट आएगा। वर्क फंक्शन दोनों का सेम होगा, काइनेटिक एनर्जी पहले वाले का के है, दूसरे वाले का 3 के है, ठीक। इतना समझ के अब देखो क्योंकि हम लोग को वर्क फंक्शन निकालना है ना, तो ऐसा कुछ तरीका हम लोग जुगाड़ करेंगे जिसमें कि हम लोग इन सब वैल्यूज़ को काट दें और वर्क फंक्शन को बचा लें। तो देखो इस वाले वैल्यू मतलब यहाँ पे वर्क फंक्शन को किसी तरीके से यहाँ पे पुट करेंगे, मतलब कि यहाँ पे बचाना है, तो क्या करेंगे हम लोग एच सी बाई लेमडा और फिर काइनेटिक एनर्जी को अरे वर्क फंक्शन को हम लोग इधर ढकेल दिए क्योंकि हम लोग इधर इक्वेशन में लाना है, काइनेटिक एनर्जी को बराबर कर दिए। तो देखो एच सी बाई लेमडा, अब देखो ये वाली वैल्यू उसी तरीके से प्लस, अब देखो 3 के, अब ये के की वैल्यू इतनी, ये जो है इसको हम लोग पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 एच सी बाई लेमडा माइनस 3 और ये 5, मतलब कि वर्क फंक्शन। सॉल्व करने के बाद ये कुछ इस तरीके का आएगा, आसपास जब सॉल्व करोगे 2HC है, जैसे कि ये है, ये इधर आ गया ना और ये इधर आ गया, इस तरीके से इसे कट्टम कुट्टा होकर के ये बचेगा, ठीक। ये बचा और फिर उसके बाद देखो
वर्क फंक्शन पूछा था, तो अब ये 2 इधर आ जाएगा, ये 2 इधर आ गया, ये यहाँ से हट गया, तो वर्क फंक्शन कितना हो गया hc/2 लैम्डा। ठीक, टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो देखो अब क्वेश्चन में क्या कहा, ये सब क्वेश्चन को तुम्हें खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये वाला हम सॉल्व नहीं करेंगे, बता देंगे। कहा हुआ है कि व्हेन द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज बाई 20%, यानी कि काइनेट जो एनर्जी पहले ई दिया जा रहा था, अब वो बढ़ करके 20% बढ़ जा रहा है, तो 20% बढ़ेगा तो वो 1.2 ई हो गया। चलो ठीक है। अब फिर उसके बाद कहा गया कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस इंक्रीज, यानी कि जो अब कहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो पहले 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था और अब बढ़ करके वो हो गया 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क फंक्शन बताओ। देखो यार फॉर्मूला क्या लग जाएगा, E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक, ये फॉर्मूले को लगाओ और फिर तुम लोग को देखो इसमें से तुम्हें किस इक्वेशन बना के क्या पुट करना है। पुट करने के बाद वर्क फंक्शन निकालो और आंसर तुम लोगों का आएगा। आंसर तुम लोगों का ऑप्शन नंबर बी आएगा। ये हम पीछे से देख के बताएं, हम खुद सॉल्व नहीं किया, तुम लोग खुद सॉल्व करना, बहुत ईजी है। देखो यार ये वाला क्वेश्चन बहुत मस्त है, खुद से सॉल्व करना। 3 तक की गिनती में हम वीडियो को पॉज, तुम लोग पॉज करना, लिखना या तो सॉल्व करना 1 2 3। तो यार फिर से वीडियो को पॉज करो और ये दोनों क्वेश्चन को तुम लोग खुद सॉल्व करो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं कहा हुआ है, एनर्जी दिया हुआ है पहले और दूसरे का, फिर उसके बाद क्या कहा हुआ है कि वर्क फंक्शन जो है मेटल का वो इतना दिया हुआ है, तो दोनों का मैक्सिमम स्पीड बताना है। कुछ नहीं, बस इक्वेशन लगा करके वैल्यू को पुट करना और हाफ एम वी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से V1 V2 का रेशियो निकाल देना बस। और दूसरे वाले में क्या करना है कि देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, तो फिर उसके बाद फिर ये मतलब कि एक है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और फिर उसके बाद एक जो लाइट आ रही है उस लाइट की फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, तो कट ऑफ वोल्टेज पूछा हुआ है, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो देखो बहुत ईजी था क्वेश्चन ही। ये क्या कह रहा है, वर्क फंक्शन ऑफ सरफेस फोटो सेंसिटिव मटेरियल इतना दिया हुआ। देखो ये वर्क फंक्शन है। फिर उसके बाद कहा हुआ है कि जो वेवलेंथ जो है वो क्या होगा अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल ये दिया हुआ है। वर्क फंक्शन दिया हुआ है, वेवलेंथ पूछा हुआ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है। तो देखो फिर से फॉर्मूला लगाओगे hc/λ और इतनी एनर्जी आई और फिर वर्क फंक्शन जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, फिर उसके बाद टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी hc/λ ऐसे पुट कर दो। वर्क फंक्शन दिया हुआ है, ये यहाँ पे वैल्यू पुट हो गई, प्लस ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है EV0, तो EV0 की वैल्यू 5 वोल्ट दी हुई है, रख देंगे। अब देखो HC का जो वैल्यू आता है वो एंगस्ट्रॉन में, क्योंकि हम लोगों को जो बताना है वो इसी तरीके से सॉल्व होगा। तो HC का वैल्यू पुट करेंगे और ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट HC का वैल्यू एंगस्ट्रॉन में होता है 12400। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, इसको काटेंगे तो ये अप्रॉक्स 1000 टाइम्स में 1000 से ज़्यादा, जैसे 1100 के लगभग हो सकता है, तो 1000 के लगभग मान लो। तो देखो UVI ये एक तरीका होता है ना, तो देखो 1000 से 3000 के बीच में अल्ट्रा वायलेट, विजिबल रीजन जो 3000 से 7000 और इंफ्रारेड 7000 से ऊपर, तो 1000 है, तो फिर ये कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, तो ये करेगा अल्ट्रा वायलेट रीजन में। ठीक, देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, तो होती है 6.6 × 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। अब देखो बाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की मदद से आइंस्टीन ने क्या प्रूव किया था, तो E = mc² नहीं प्रूव किया था। बहुत लोगों को ये लगता होगा, हमको भी पहले लगता था जब हम ढंग से पढ़े नहीं थे। तो इसका जो असली जो मतलब कि होगा E = h म्यू, और म्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। अब देखो इन दोनों क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो 1 2 3, और ये लास्ट अभी से सॉल्व कर दो 1 2 3।